नमस्कार। आज की इस व्याख्यान माला में अपने बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 28 पार्ट 3 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, मादा जनन तंत्र। मानव मादा में जनन तंत्र किस प्रकार का होता है और उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, मानव मादा जनन तंत्र। मानव मादा जनन तंत्र का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। मुख्य जननांग के रूप में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट। ये उदर गुहा के अंदर स्थित होते हैं। अंडाशय के अंदर कई परिवर्तन होते हैं जिसकी विस्तार से चर्चा करेंगे अपने। अंडाशय के जस्ट ऊपर की साइड में फिलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी पाई जाती हैं, दोनों साइड में, दोनों अंडाशय के ऊपर। और दोनों अंडवाहिनियाँ मिलकर एक थैलेनुमा संरचना बनाती है जिसको यूटेरस या गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय के नीचे वाले भाग में सर्विक्स या गर्भाशय गिरवा पाई जाती हैं और गर्भाशय गिरवा के बाद में सबसे बाहर वाला भाग जो है वो वेजाइना या योनि कहलाता है, बाह्य जनन छिद्र के रूप में पाया जाता है। तो इसमें अपने बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे मुख्य जननांग के रूप में अंडाशय। सबसे पहले बात करते हैं अंडाशय। मानव मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं जो उदर गुहा में स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय 1.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तथा 8 mm मोटा होता है और ये वर्ग के पीछे श्रोणी प्रदेश के अंदर मादा के अंदर स्थित होता है। अंडाशय द्वारा अंडाणुओं का निर्माण किया जाता है और इसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किया जाता है जो मानव मादा में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करता है। अंडाशय की अगर अपने बात करें तो अंडाशय में 2 भाग होते हैं। इसके बाह्य भाग को कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स और मेडुला और तंतुमय संयोजी ऊतक का बना हुआ है, इस पार्ट को अपने स्ट्रोमा कहेंगे। पूरे को बाहरी भाग कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। ये आपको अंडाशय का आंतरिक संरचना या इंटरनल हिस्टोलॉजी दिखाई दे रही है, ओती की संरचना। इसके अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं तो अंडाशय में कॉर्टेक्स भाग में पुट्टिकाएँ बनती हैं। पुट्टिकाएँ डियर फ्रेंड्स गर्भावस्था के 7वें माह में लड़की माता के गर्भ में होती हैं, तब सिस्ट बनना शुरू हो जाती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फेस्ट में आकर के रुक जाती हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल बनती हैं, प्राथमिक पुट्टिका। प्राथमिक पुट्टिका के चारों तरफ कणी के स्तर का जमाव होने के कारण सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण होता है। सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल और अंत में ग्राफियन फॉलिकल बनती है। ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। ग्राफियन फॉलिकल 11 से 13 वर्ष की अवस्था में जब आयु होती है ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है और उसके बाद में ग्राफियन फॉलिकल से के फटने से अंडोत्सर्ग होता है, यानी सेकेंडरी oocyte मुक्त होता है। सेकेंडरी oocyte के विमोचन को ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग कहते हैं और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। यदि इस दौरान ओवुलेशन होता है, ये प्रोसेस कब होती है? एमसी पीरियड या मेनिस्ट्रियल साइकिल जो होता है उसके 14वें दिन होता है ये प्रोसेस। 14वें दिन ये प्रोसेस होती है, जो अपने एम्ब्रियोलॉजी में विस्तार से पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो इससे सेकेंडरी oocyte का विमोचन होता है। सेकेंडरी oocyte के विमोचन की ये क्रिया ओवुलेशन कहलाती है और ओवुलेशन के बाद में यदि निषेचन की क्रिया हो जाती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है और कौन सा हार्मोन स्रावित करता है?
प्रोजेस्टेरोन। और अगर मान लो निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो उस कंडीशन में कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस एल्बिकेंस में रूपांतरित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया मानव मादा में जारी रहती है। 45 से 50 वर्ष की अवस्था में, 11 से 13 वर्ष की अवस्था में शुरुआत होती है। हालांकि सिस्ट का बनना पहले ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन सक्रिय अवस्था में द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन जो है, यानी प्रोफेज फर्स्ट में आकर के जो अर्धसूत्री विभाजन रुकता है, उसके बाद वो अर्धसूत्री विभाजन 11 से 13 वर्ष की अवस्था में वापस क्या होता है? कोशिकाएं सक्रिय होती है और कंप्लीट होता है और अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। तो अपने कॉर्पस ल्यूटियम है वो बचा हुआ पार्ट है, अंडोत्सर्ग के बाद शेष बचा हुआ जो फॉलिकल का पार्ट है वो है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम अगर निषेचन की क्रिया होती है तो बना रहता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है जो गर्भावस्था को बनाए रखता है। अगर मान लो निषेचन नहीं होता है तो उस कंडीशन के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस अंडाशय के अंदर चलती रहती है। कौन से भाग में? अंडाशय के कोर्टेक्स भाग में ये अंडाशय चक्र चलता है इसके अंदर। तो सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी और अंत में ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल के फटने से अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। ये अंडाशय के अंदर प्रोसेस चलती है। अब ये हमने देखा मानव में मुख्य जनन अंग के रूप में एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं और अंडाशय में किस प्रकार से चक्र का प्रारंभ होता है, और अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन का स्रावण भी किया जाता है। इसके बाद में सहायक जनन अंग के रूप में एक जोड़ी अंडवाहिनियां पाई जाती हैं जो दोनों अंडाशय के ऊपर की ओर स्थित होती हैं, और अंडवाहिनी का जो पार्ट है, ये लास्ट भाग जो अंडाशय के ऊपर स्थित होता है, यहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं, और ये सीलिया क्या करते हैं? अंडाणु को कैच करने का काम करते हैं, यानी सेकेंडरी oocyte को कैच करते हैं। ये कैच करके अंडवाहिनी में ले जाते हैं पकड़ करके। इससे जो अंडा निर्मित होगा वो यहाँ ले आएंगे ये। और अंडवाहिनी का जो एम्पुला पार्ट है, इसके भी 3 भाग है। एम्पुला भाग में निषेचन की क्रिया होती है। तो मैथुन क्रिया के दौरान असंख्य शुक्राणु मादा की योनि में स्खलित किए जाते हैं नर के द्वारा। ये शुक्राणु गति करते हुए कहाँ पर पहुँचते हैं? अंडवाहिनी में पहुँचते हैं। अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में इधर से 2 अंडाणु हैं और इधर से शुक्राणु आ गए। ये दोनों के बीच में क्या होती है? संयोजन होता है, निषेचन की क्रिया होती है। तो एक जोड़ी अंडवाहिनियां पाई जाती हैं। अंडवाहिनी का मध्य भाग फैलोपियन ट्यूब कहलाता है और इसके अंदर निषेचन की क्रिया होती है। इसके बाद अपने बात करें गर्भाशय, यूटेरस। गर्भाशय ये एक थैलेनुमा संरचना है। अंडवाहिनी का पश्च भाग जो है, दोनों अंडवाहिनियां रूपांतरित होकर के गर्भाशय का निर्माण करती हैं। और गर्भाशय के 3 स्तर पाए जाते हैं, एपीमायोट्रियम, मायोमायोट्रियम और एंडोमायोट्रियम। गर्भाशय का सबसे आंतरिक स्तर जो होता है वो एंडोमायोट्रियम कहलाता है। एमसी पीरियड जब होता है, अचानक एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा का कम हो जाने से और एंडोमायोट्रियम स्तर है वो झड़ना शुरू हो जाता है, जिसके साथ में रक्त भी बाहर निकलता है। तो ये प्रक्रिया हर 28वें दिन होती है और उसके बाद में ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। गर्भाशय के अंदर भ्रूण का परिवर्तन होता है, डेवलपमेंट होता है, और गर्भस्थ भ्रूण है वो पोषण प्राप्त करने के लिए गर्भाशय के आंतरिक व्रत को बहते हुए माता के शरीर से जुड़ जाता है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा द्वारा। अब अपने बात करते हैं लास्ट भाग, वेजाइना या योनि। ये मादा जनतंत्र का अंतिम भाग है। जनन क्रिया के दौरान, मैथुन क्रिया के दौरान नर द्वारा माता की योनि में असंख्य शुक्राणु
स्खलित किए जाते हैं। और इस योनि की अगर संरचना देखें तो काफ़ी जटिल पार्ट हैं। हालांकि नर जनतंत्र की तुलना में मादा जनतंत्र जटिल भाग है, भाग कम है लेकिन है जटिल। ये प्रोसेस जटिल होती हैं, गर्भस्थ भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। तो ये तो अपने एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे मादा जनतंत्र का लास्ट पार्ट वेजाइना, और इसके अलावा मादा जनतंत्र में कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनके केवल मैं नामों की चर्चा करूंगा, क्योंकि स्तन ग्रंथियां हैं, स्तन ग्रंथियों के बारे में अपने पढ़ चुके हैं पहले ही, इसलिए दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट देखिए, एम्ब्रियोलॉजी वाला वीडियो, उसके अंदर आपको मिलेगा। तो इस चैप्टर का आगामी लास्ट वीडियो है, और इसी के साथ में आपकी ये जो एनिमल फिजियोलॉजी है वो नेक्स्ट वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, मन लगाकर पढ़ाई करें, हमेशा परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं रहती हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।